हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्स ऑफ केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर लिए थे, बोथ हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन का। तो आज हम बाकी का प्रॉपर्टीज एंड बाकी सब पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप जो क्या करेंगे, पहले अगर आप मतलब रैंडमली कोई भी वीडियो अगर देख रहे हो, लेकिन जैसे कि लास्ट पार्ट मतलब थर्ड पार्ट जो मैंने बनाई थी वो देख रहे हो, तो आपको पता नहीं है मैं फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में क्या बोली थी, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, देन नेक्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। एक रो में देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज बता रही हूँ कि हाँ इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुकी है तो यहाँ पे नहीं बताऊंगी, ये वाला लेके जा रही हूँ मैं, है कि नहीं। तो आपको पता नहीं होगा कि वो चीज है क्या, तो आप जब देखोगे वीडियो तभी तो पता चलेगा, है कि नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप रैंडमली कोई भी देख रहे हो तो ऐसे मत करो, पहले पिछला वाला पार्ट सारे के सारे देखो, फिर उस वीडियो में आओ, तो आपको ना क्लियरली समझ में आएगा। ओके। एंड कल जो प्रिपरेशन हमने पढ़े थे, पहले प्रिपरेशन जो था मतलब बेंजीन में से डायरेक्ट हम जो हैलोजन सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, वहां पे जो मैकेनिज्म था वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इस वजह से मैं फिर से वो नहीं बनाई। आपको मैंने मैकेनिज्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई थी, ठीक है। तो आप जाके पहले वो वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा। एंड आप क्वेश्चन एक था कि ऑर्थो एंड पैरा मतलब ऑर्थो पोजीशन कैसे पहचाने, तो वो भी मैं बता चुकी थी यहाँ पे कि 1-2 पोजीशन अगर हो तो ऑर्थो, 1-3 हो तो मेटा, 1-4 हो तो पैरा। तो आपको अच्छे से मैं बता देती हूँ। पहले देखो, अगर हमारे पास कोई भी दो ग्रुप हो, सिर्फ दो, तीन नहीं, ओनली दो ग्रुप हो, तो क्या करेंगे हम। अगर हमारे पास इस तरह से देखो, इस तरह से बेंजीन है, तो यहाँ पे कोई ग्रुप हो एंड यहाँ पे कोई ग्रुप हो, दो ग्रुप, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये है 1 पोजीशन, हमारे 2 पोजीशन, तो ये क्या हो गया, पास पास में है, ये है हमारा ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ऑर्थो। अगर यहाँ पे Cl लगा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, बोलो क्या बोलेंगे, ऑर्थो है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन बोलेंगे, ठीक है। बेंजीन में क्या है, 2 क्लोरीन ग्रुप है तो डाइक्लोरो बेंजीन तो है, लेकिन डाइक्लोरो का 3 प्रोबेबिलिटी आएगा, वो ऑर्थो हो सकता है, मेटा हो सकता है, पैरा हो सकता है। तो एक पोजीशन को हम ना मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ऑर्थो लगाते हैं। ऑर्थो का मीनिंग क्या है, 1, 2, ओके। उसी तरह यहाँ पे अगर लगाएंगे हम, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, चाहे वो क्लोरीन हो या कुछ भी ग्रुप हो, तो अगर इस तरह से दो ग्रुप हमारा 1-2 पे है तो ऑर्थो लगेगा, अगर 1-3 पे हो तो क्या करेंगे हम, मेटा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और एक बात बताना चाहूंगी, वो चाहे सेम ग्रुप हो और डिफरेंट ग्रुप हो, हम वहां पे लिख सकते हैं। क्यों, देखो अगर हमारे पास इस तरह से कोई कंपाउंड है, तो देखो इस तरह से एक CH3 है, तो हमें पता है कि इस कंपाउंड को हम टॉल्यूइन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई NO2 ग्रुप हो, ठीक है, इस तरह से कोई कंपाउंड हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो पोजीशन पहले देखो कहाँ पे है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है कि नहीं। तो 1-3 पोजीशन मतलब क्या है, मेटा हमारा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मेटा नाइट्रो टॉल्यूइन, ओके। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर ऐसे 1, 2, 3 बनाए तो 3 नाइट्रोटॉल्यूइन लिख सकते हैं और मेटा नाइट्रोटॉल्यूइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नाम होता। अगर 1-4 पे होता तो पैरा होता, ठीक है। इस तरह से आप याद करते हुए जाओगे। पोजीशन को देखो, अगर पास पास इस तरह से बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पे एक पोजीशन है और उसके पास वाले कार्बन पे जो है वहां पे पोजीशन है, मतलब कोई भी ग्रुप है, तो क्या करोगे आप, ऑर्थो बोलोगे उसको। और एक पोजीशन छोड़ के, यहाँ से देखो एक पोजीशन छोड़ के आ रहा है तो यहाँ पे मेटा हो रहा है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे ना हो गया, अगर यहाँ पे भी होता तो उसको भी मेटा बोलते हैं हम, ओके। एंड ऑपोजिट जो है, मतलब जैसे यहाँ पे होता एंड यहाँ पे होता, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे और कहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे होगा, तो बोलेंगे उसको क्या, पैरा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो ग्रुप हो, कोई भी हो, हम उसको नाम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सेम ग्रुप हो तो हम इजीली कर सकते हैं कि ऑर्थो डाई लगा दिया, ऑर्थो है एंड डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइनाइट्रो, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी अगर स्पेसिफिक नाम आ जाए तो वहां पे हम ऑर्थो पोजीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज बेंजीन की नोमेनक्लेचर आपको नहीं पढ़ा है, सिर्फ मतलब हम अल्केन वाला पढ़ रहे थे, सॉरी अल्केन नहीं, मतलब चेन एंड साइक्लिन नॉर्मल पढ़ रहे थे, कोई भी हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़े हैं नोमेनक्लेचर, इसलिए आपको नहीं पता है। तो ये बात आप याद करते हुए जाना, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, अगर पास पास हो तो ऑर्थो, एक पोजीशन छोड़ के 1-3 पे आ रहा है तो क्या है वो, मेटा, एंड ऑपोजिट जो है ऑपोजिट पोजीशन में आ रहा है तो पैरा। बहुत ईजी सा है, ठीक है, आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
और एक क्वेश्चन था, एक बच्चा पूछ रहा था कि AlCl3 का रोल क्या है वो जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन पे। तो आप ना मैकेनिज्म देख लो, पहले समझ में आ जाएगा, फिर भी बताते हुए जाऊंगी। AlCl3 जो है वहां पे क्या करता है, जो क्लोरीन ग्रुप को लेके Cl प्लस रेडिकल फॉर्मेशन करता है। Cl प्लस क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये रिएक्शन जो है मतलब बेंजीन पे जो मतलब Cl का सब्स्टिट्यूशन होता है उस वो ना इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से फॉर्मेशन होगा, AlCl3 जो होगा Cl माइनस को लेके AlCl4 माइनस फॉर्मेशन करेगा एंड Cl प्लस फॉर्मेशन करेगा। Cl प्लस जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉबिंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। और वो बात ना मैं उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हुई हूँ, आप जाके देख लो। थर्ड वीडियो पे अगर जाओगे वहां पे लिखा हुआ है मैंने मैकेनिज्म के लिए ये वीडियो देखने के लिए, तो वो वाला वीडियो आपको आप देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड आप ना पहले वीडियो को कंप्लीटली देखो, पहले से लेकर लास्ट तक, क्योंकि जो भी कुछ पॉइंट्स अगर मिसिंग होता होगा तो मैं लास्ट में मेंशन कर देती हूँ। तो आप ना वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। आपको एंड कोई पूछ रहा था NBS के बारे में, एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड, वो वाला रिएक्शन भी मैंने की हुई है, ठीक है। एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड का रिएक्शन भी है वहां पे, आप देख लेना। तो आज का वाला चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, हालो अल्केन एंड हालो आयन का जो भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब किस तरह से रिएक्शन करता है वो सारी चीज पढ़ेंगे आज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, जैसे हम वो उसका स्टेट क्या होता है एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे हालो अल्केन एंड हालो आयन, वो ना हम इजी से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो वहां से हम प्रिपेयर कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लग जाता है या ब्रोमीन लग जाता है, आपको प्रिपरेशन पता है सारा का सारा, है कि नहीं। तो हालो अल्केन प्रिपेयर करना बहुत इजी है, ये एक बेसिक सा कंपाउंड है हमारे लिए। ओके, हमें अगर कोई भी और कंपाउंड चाहिए ऑर्गेनिक में, तो आपको पता है बहुत सारे कंपाउंड है, कुछ भी कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए हालो अल्केन ना हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो हालो अल्केन का अगर हम फिजिकल स्टेट देखेंगे तो ये नॉर्मली गैसेस फॉर्म में होते हैं और हायर कंपाउंड जो है वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताऊंगी, अगर हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस तरह से हमारे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है उस तरह से वो इंक्रीज करता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे, आप कंपेरिजन करते हुए जाएंगे, हमारे पास है CH3Cl, C2H5Cl, इस तरह से C3H7Cl, अगर इस तरह से कंपाउंड इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो पहला बात ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब हमारा क्या है, एक अगर हमारे पास CH4 है तो एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या होता है प्लस Cl होता है, ठीक है। Cl हो या कोई भी X ग्रुप, हम यहाँ पे प्लस X लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या हो जाता है, X लग जाता है, वो चाहे CH3 हो या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है। तो अगर कार्बो मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे कि हालो अल्केन का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा, तो देखेंगे यहाँ पे कि ज्यादा आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखो यहाँ से हाइड्रोजन हट के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे लग रहे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन से ऑब्वियसली ज्यादा ही है कि नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, एंड क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी देखेंगे उसका बहुत ज्यादा है कि नहीं। तो उस तरह से उसका मास भी ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर इसको हम देखेंगे, इसको अगर हम देखेंगे, इसका ऑर्डर देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा होगा। इस तरह से जितना चेन लेंथ बढ़ता हुआ जाएगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता हुआ जाएगा। समझ में आया, क्लियर। और एक बात यहाँ पे है, अगर जैसे कि हम कोई भी 4 कार्बन ले रहे हैं, ठीक है, ले लो हम ये 4 कार्बन ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी X ग्रुप है, ठीक है, एंड इसके बाद हम देखेंगे वही 4 कार्बन हम इस तरह से ले रहे हैं, इस तरह से, ओके, यहाँ पे कोई X है, ओके। और क्या हो सकता है, इस तरह से ले ले, ये हो गया। तो अगर ये तीनों एग्जाम्पल हम देखेंगे, तीनों में वही 4 कार्बन है, लेकिन उनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट तरह से, ये इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। आइसोमर के बारे में आपको बता दूंगी, मतलब रख लो, पेशेंस रख लो, मैं बताऊंगी। देखो ये तीनों जो कंपाउंड है, इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर करेंगे तो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, क्या लगता है आपको, सोचो। देखो यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह से मैंने बताया था चेन
चेन लेंथ बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो चेन लेंथ है यहाँ पे जितना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहा जा रहा है, और यहाँ पे और भी ज्यादा कंडेंस हो रहा है। तो अगर इसका देखेंगे तो इसका ज्यादा होगा इससे, ठीक है। जितना कंडेंस फॉर्म पे आता जाएगा उसका ना मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम डिक्रीज करता हुआ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। फिर देखेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, देखो डाइपोल मोमेंट कहाँ पे आता है, जहां पे दो पोल हो। डाइपोल है ना, तो डाइपोल मतलब क्या, दो पोल हो, एक पॉजिटिव पोल हो एक नेगेटिव पोल हो। कहाँ पे आएगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा वहां पे हमारा डाइपोल मोमेंट आएगा। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो हैलोजन ग्रुप है हमारा, क्या क्या हैलोजन में, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से है। ये चारों को हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं। ये क्या है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है हैलोजन। तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करता है कि नहीं। फ्लोरीन का हाईएस्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये ना हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखेंगे, इसका होता है 4.0, इसका होता है हमारा 3.0, इसका होता है 2.54 के आसपास होता है। कार्बन का है हमारे पास 2.4, ओके, कार्बन का है 2.4। तो अगर और देखेंगे फ्लोरीन का तो कंपाउंड नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता, एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन उससे कम है, तो हम नॉर्मली कार्बन को देखते हैं, सॉरी क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन का अगर कंपाउंड है हमारे पास तो क्या होता है, वहां पे डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन का जो है 2.4 है एंड क्लोरीन का है 3.0, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा। तो डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, यहाँ डेल माइनस, यहाँ पे आएगा डेल प्लस, ठीक है, यहाँ पे आएगा क्लोरीन के पास डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। इसका मतलब क्या है, डेल प्लस डेल माइनस का मतलब क्या है, जो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, जैसे कि हमारे पास है NaCl, अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये टोटल पॉजिटिव है टोटल नेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है और ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के पास ज्यादा रहते हैं, मतलब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ तो ये क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, एंड कार्बन से कम हो गया तो ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ओके। तो क्या है, अगर क्लोरीन हमारे पास क्लोरीन का कंपाउंड है तो वहां पे थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट आएगा, लेकिन ये तो गया हमारा नॉर्मल हेलो आल्केन का बात। अगर हम हेलो आरिन देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, देखो तो हेलो आरिन का देखो, अगर हमारे पास डाइक्लोरो की आरिन कंपाउंड है, मतलब बेंजीन रिंग में जो है डाइक्लोरो होगा, तो क्या क्या पोजीशन पॉसिबल है, जैसे कि हमने की हुई है, क्या है, ऑर्थो पोजीशन एक है, मेटा पोजीशन एक है, ठीक है, एंड एक है पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इन तीनों में से अगर हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ये हम देखेंगे। तो देखो ये अगर देखेंगे इस तरह से, तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव पोल होगा एक नेगेटिव पोल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन है ना, तो डेल प्लस होगा, ये डेल माइनस होगा, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम नोटेशन देते हैं, इस तरह से, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हम दिखाते हैं, ठीक है। उस तरह यहाँ पे अगर दिखाएंगे ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, ठीक है। मतलब ये जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और देखते हैं हम किस डायरेक्शन में वो ज्यादा जाता है, ओके। यहाँ पे क्लोरीन है ना, क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके। तो अगर इन तीनों एग्जांपल हम देखेंगे, कहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन हो रहा है तो इसका रिजल्टेंट जो है वो इस तरफ आएगा, है कि नहीं, और इसका ज्यादा रिजल्टेंट आएगा। जैसे कि हम, आपको पता है वेक्टर की जो मतलब रिजल्टेंट आता है, दो वेक्टर अगर हमारे पास हो, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन है, ओके, तो इसका वेक्टर का रिजल्ट में ज्यादा आएगा। और इसको अगर देखेंगे इसका यहाँ से तो कम ही आएगा, है कि नहीं। और अगर इसको कंसिडर करेंगे तो टोटल 0 ही है, म्यू जो है यहाँ का 0 है। म्यू मतलब इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ओके, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डेजिग्नेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन ना, तो सेम है, तो ये जितना ऊपर जाएगा वो इतना नीचे आएगा, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 है। लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, है कि नहीं, और यहाँ पे इससे तो ज्यादा ही होगा, ओके। तो क्या होगा, अगर इसको डाइपोल मोमेंट के हिसाब से हम देखेंगे, डाइपोल मोमेंट अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, फिर ये, मतलब ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा हमारा मेटा, फिर आएगा पैरा। क्लियर
क्लियर। तो डाइपोल मोमेंट का किस तरह से हमारा अरेंजमेंट होगा, अगर ऑक्सो कंपाउंड है तो ज्यादा होगा, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट हो तभी। ओके, जैसे हम क्लोरीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इसका डायरेक्शन कुछ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायरेक्शन हम जान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थो का ज्यादा होगा, फिर आएगा मेटा, फिर आएगा पारा। क्लियर, समझ में आया। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाते हैं। तो अब देखेंगे हम क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो जो बॉन्ड होगा कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली कार्बन के साथ ही होगा, कोई भी एक्स है ना। तो एक्स का मतलब क्या है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है हमारा हाइड्रोजन कंपाउंड। और उसका साइज जो है इस तरह से, मतलब क्या, क्लोरीन का साइज जितना होगा क्लोरीन का उससे ज्यादा होगा, ब्रोमीन का उससे भी ज्यादा होगा, आयोडीन का उससे भी ज्यादा होगा। क्लियर, क्योंकि ग्रुप में जो है साइज इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि एक एक सेल और ऐड हो रहा है ना, तो ग्रुप में क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे 2 सेल है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, साइज भी इंक्रीज करेगा। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे एक्स एटम को, तो अगर कार्बन है, कार्बन तो फिक्स है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन जो है बॉन्ड करेगा। तो अगर यहाँ पे अगर 3 तरह के हम कंपाउंड लेंगे, CFA, CCl, CBr एंड Ci, ठीक है, ये चारों कंपाउंड है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको देखो कौन सा बॉन्ड ज्यादा इजीली ब्रेक करेगा। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो साइज जो है इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो अगर हमारे पास सेम साइज के कंपाउंड प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, है कि नहीं। अगर छोटा सा एटम एक हो एंड एक बहुत बड़ा एटम हो तो वहां पे ओवरलैपिंग भी कम होगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो अगर फ्लोरीन से हम आयोडीन के तरफ आएंगे इस तरह से, तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। कार्बन का साइज तो सेम ही है, कार्बन तो छोटा सा ही है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर हम आएंगे, जो साइज जो हाइड्रोजन का है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जितना छोटा साइज होगा वो ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा। और आयोडीन तक जब आ जाए, कार्बन तो छोटा सा है, आयोडीन बहुत बड़ा सा है, तो वहां पे क्या होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं होगा, तो वो बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा इजीली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, अगर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगा, है कि नहीं। रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीजेस। देखो, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, एक बॉन्ड मतलब नई बॉन्ड बनाएगा। ये जो बॉन्ड होगा, रिएक्शन का मतलब क्या है, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा या नई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये बॉन्ड वीक है, Ci का बॉन्ड जो है वो वीक है, तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस वजह से रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इजीली ब्रेक हो रहा है ना। तो अब हम कम एनर्जी से भी इसको ब्रेक करके कोई रिएक्शन कर सकते हैं, तो इसका रिएक्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज करेगा, मतलब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा और पीछे वाला का थोड़ा सा कम होगा। क्लियर, इस तरह से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी देख सकते हैं। ओके, समझ में आया। साइज को देखो, ओके, एक छोटा सा है, एक बड़ा सा है, तो क्या होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं होगा वहां पे। क्लियर, इस तरह से हम देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, फिर जाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। फिर देखेंगे हम हालो आयरन का रिएक्टिविटी, मतलब अगर कोई इनकमिंग ग्रुप आएगा तो वो कहाँ पे लगेगा। हालो आयरन हमारे पास क्या है, जैसे कि इस तरह से है, अगर हम ले रहे हैं एग्जांपल क्लोरीन का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे हम अभी बनाए डाइपोल मोमेंट, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो क्या करेगा, क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा। ओके, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है कार्बन की कंपैरिजन में, तो रिंग का इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा। तो इसको क्या करेंगे हम, रिंग डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिंग डीएक्टिवेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो, रिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन अपने तरफ खींच रहा है। मतलब यहाँ पे जो हम जब पहले सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, जो क्लोरीन आकर सब्स्टिट्यूट हो रहा था, वहां पे क्या था,
कोई भी कार्बन पे लग सकता है कि नहीं? कोई भी कार्बन पे आके एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लग सकता है कि नहीं? उस तरह हम अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होना जरूरी है? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। हम पढ़ रहे थे क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारे क्या जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की जरूरत है कि नहीं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो आराम से लग सकता है। लेकिन अगर क्लोरीन हमारे पास लग गया तो ये क्या कर रहा है? देखो, रिंग डीएक्टिवेट कर रहा है। रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिक्रीज कर रहा है, खुद अपने तरफ डिक्रीज रहा है। ओके, इसको हम बोल रहे हैं क्या? माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या होता है? क्लोरीन का जो है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई का मतलब ये क्या है? इंडक्टिव। क्या है? इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब यहाँ से रिंग से जो है डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम माइनस आई इफेक्ट। अगर रिंग के अंदर दे रहा होता तो हम उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा? रिंग डीएक्टिवेटिंग बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा बेंजीन रिंग से वो डिक्रीज करेगा। लेकिन उसके बावजूद वो क्या होता है? रिंग डीएक्टिवेटिंग होने के साथ साथ वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है। नॉर्मली क्या होता है? अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो रिंग डीएक्टिवेटिंग करने के साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग होता है। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो पैरा में डिक्रीज होता है, तो मेटा में वो नॉर्मली लग सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे रिंग जो डीएक्टिवेट कर रहा है वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है? माइनस आई के साथ साथ प्लस एम होता है। प्लस एम कहाँ से आया? प्लस एम का मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन जो है कल हम कर रहे थे ना, जो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो रिंग में दे रहा था, है कि नहीं? यहाँ पे वैसा ही क्या होगा? क्लोरीन के पास जो हमारा लोन पेयर है वो क्या करेगा? रिंग के अंदर लेगा। तो देखो, दो तरह की चीज है यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस एम इफेक्ट। कंफ्यूज मत होना, एक है इंडक्टिव इफेक्ट, एक है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो दोनों का डिफरेंस पता होगा आपको। देखो, रिंग डीएक्टिवेटिंग होगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस एम इफेक्ट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। किस तरह से प्लस एम होता है? देखो करके दिखाती हूँ। जैसा हम ऑक्सीजन में कर रहे थे ना, उस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे है हमारा क्लोरीन, तो जैसे ऑक्सीजन में कर रहे थे क्या होता था? लोन पेयर जो है वो रिंग के अंदर आ रहा था, आ गया अंदर, है कि नहीं? तो अब क्या होगा? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा? यहाँ पे आएगा। हो गया, तो ये क्या बनेगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्या पाएंगे? देखो इस तरह से, यहाँ पे जो था सिंगल बॉन्ड था, लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पे Cl प्लस हो गया, ठीक है, Cl प्लस। एंड यहाँ पे जो है माइनस आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया, और बाकी का जो डबल बॉन्ड जैसा है वैसा रख दो। फिर क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर आएगा बॉन्ड में, और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो आ गया नेक्स्ट कार्बन पे। सही है? तो इसके बाद क्या होगा? देखो, ये आ गया ना बॉन्ड पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया कार्बन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? और बाकी का जैसा है वैसा रख दो। ओके, फिर क्या होगा? ये जो माइनस चार्ज है फिर से बॉन्ड पे आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे आएंगे, तो ये फिर से क्या बनकर आएगा? देखो क्या बन गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड था और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये आ गया, और यहाँ पे जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन आने के बाद डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl प्लस जैसा था वैसा रह गया। फिर क्या होगा? लास्ट में ये जो माइनस है बॉन्ड पे आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बनकर आया हमारे पास? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे क्लोरीन के पास जिस तरह से लोन पेयर गया था रिंग के अंदर वो फिर से मिल गया हमें। तो ये क्या है हमारा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज को देखो, यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे है, यहाँ पे पैरा पोजिशन पे है, और यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे है। मेटा पोजिशन पे कोई भी चार्ज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है कि नहीं? तो इसके वजह से हम जो जब भी क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे? हम उसको बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका रिएक्शन हम करेंगे, डोंट वरी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके, तो अगर क्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हम रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। रिंग डीएक्टिवेटिंग क्यों है? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। क्लियर हो गया? क्लियर?
इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ना क्या करेंगे, हम सिर्फ हैलो अल्केन एंड हैलो अल्कीन का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखेंगे हम, क्योंकि पर्टिकुलरली क्लोरीन का मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई है और डिफरेंट एग्जांपल्स है, लेकिन क्लोरीन का जो है वीडियो नहीं बनाए हुए, तो इसका आपको मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल का आपकी बुक में ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि हम ना SN1 SN2 जब पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप अगर वीडियो नहीं देखोगे, मतलब आपको पता नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, आपको फिर से सब कुछ पहले से बताना पड़ेगा। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर देखना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हैलो अल्केन एंड हैलो अल्कीन। देखो, अगर हमारे पास कोई भी आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और उसका ना बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो, तो उसको बोलेंगे हम आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर हमारे पास देखेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, किसका देखेंगे, हैलो अल्केन एंड हैलो अल्कीन का। तो पहले देखते हैं हैलो अल्केन का, ठीक है, पहले देखते हैं हैलो अल्केन का। तो हैलो अल्केन अगर हम देखेंगे, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रही हूँ, ले लो C4H, क्या होगा हमारे पास नॉर्मल, अगर अल्केन का देखेंगे तो क्या होता है, CnH2n+2, है ना, CnH2n+2 होता है हमारे पास, क्या, एक हाइड्रोकार्बन, मतलब एक अल्केन का फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे C4 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, C4H10। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हट के हम क्लोरीन, ब्रोमीन या कुछ भी लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4H9, एंड उसके साथ ले लो हमारे पास क्लोरीन है, एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, तो इसका हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाएंगे। तो क्या करेंगे, वहां पे भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप ना ट्राई करो सारे का सारे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि वहां पे ना किस तरह से हम किस मेथड से जाना चाहिए मैं आपको बताई हुई हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बताऊंगी, लेकिन आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और बहुत सारे कंसेप्ट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो C4H9 का देखो, 4 कार्बन है, पहले क्या करना है, चारों कार्बन को एक लाइन में रख देना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्लोरीन, तो क्लोरीन का ना पोजीशन चेंज करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ये एक बन गया, फिर से क्या करेंगे, देखो ये चारों कार्बन ले लो, यहाँ पे लगा लो, तो ये दोनों जो कंपाउंड है सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है कि नहीं, ये जो है 1 क्लोरोब्यूटेन है और ये जो है 2 क्लोरोब्यूटेन है, तो दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि फिर से 4 कार्बन लग के यहाँ पे लगाऊंगी, तो ये फिर से वही बन जाएगा, है कि नहीं। अगर आप बोलोगे कि 4 कार्बन रख के, जैसे मैंने पहले लगाई फिर दूसरे पे यहाँ पे लगाओगे अगर आप, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से वही कंपाउंड बनेगा, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। तो 4 कार्बन के साथ ये दोनों बनेगा हमारे पास। फिर क्या करेंगे, एक कार्बन को कम कर देंगे, तो क्या बन गया हमारा, देखो 3 कार्बन। ओके, अब क्या करना है, हमारे पास एक कार्बन बचा है और एक क्या बचा है, क्लोरीन बचा है। तो कार्बन को अगर आप यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, ये क्या करेगा, फिर से वो चारों कार्बन मतलब एक चेन में आ जाएगा, लेकिन अगर आप बोलोगे यहाँ पे लगाऊंगे, तो ये क्या हो गया, एक चेन पे आ गए। अगर यहाँ पे लगाओ फिर से एक चेन पे आ गए, तो पोजीशन क्या है, सिर्फ यहाँ पे ही अगर हम लगाएंगे तो एक डिफरेंट कंपाउंड पॉसिबल हो सकता है, मतलब चारों कार्बन को लेके, सॉरी ये कार्बन है, ओके, ये एक कार्बन गया। फिर अब क्या कर सकते हैं हम, क्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे लग सकता है, दो तरह के आएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दो और एक क्या होगा, सेम कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये दोनों डिफरेंट आ गया, है कि नहीं। ये हमारे पास क्या है, 1 2 3, अगर आपको नाम करेंगे 1 2 3, ये क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये क्या है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये दोनों डिफरेंट है। तो ये गया 4 कार्बन के साथ 2 आया हमारे पास और 3 कार्बन के साथ 2 आया। तो अगर हम 2 कार्बन लेने की कोशिश करेंगे, क्या पॉसिबल होगा, देखो अगर आप कहेंगे 2 कार्बन को लेंगे तो किस तरह से करेंगे, ऑब्वियसली एक इस तरह से करेंगे और यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन। अगर आप इस तरह से ले रहे हो तो ये इस तरह की कंपाउंड आ रहा है। फिर अगर इस कार्बन को लेकर आप यहाँ पे लगाओ तो एक चारों के चारों एक चेन में आ गया, तो ये सारे और पॉसिबल नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबल है, ठीक है, ये सारा जो है पॉसिबल है, क्लियर। तो अगर आप बनाओगे C4H9Cl के आइसोमर तो ये चारों पॉसिबल होगा। फिर आएगा इसका मतलब रिलेशनशिप क्या है। अब अगर आप देखोगे
जब मेरी और बाकी सारे वीडियो देखोगे आइसोमेरिज्म का, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे टाइप्स के आइसोमर है, जैसे कि चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे चेन अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेन डिफरेंट हो, यहाँ पे जैसे 4 कार्बन में चेन है और यहाँ पे मेन चेन में क्या है 3 कार्बन है, तो चेन डिफरेंट आ रहा है, तो इस दोनों को बोलेंगे हम चेन आइसोमेरिज्म। ओके, फिर इन दोनों को क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, लेकिन क्लोरीन का पोजीशन जो है यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 2 पे, तो ये दोनों बन गए क्या, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये है चेन आइसोमेरिज्म, ये है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। उसी तरह अगर इसको और इसको देखेंगे, चेन क्या है सेम है, लेकिन क्लोरीन का पोजीशन जो है चेंज हो रहा है, तो ये दोनों भी बने क्या, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप भी बाहर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया मतलब आइसोमेरिज्म का पार्ट। और आप वीडियो देख लो, सच में बोल रही हूँ, आप वीडियो देखो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आपको ऑप्टिकल देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मैं फिर से वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने एक बड़ी वीडियो बना के रखी हुई है, तो उसको देख लो आप, यहाँ पे बहुत आपको काम में आएगा। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे SN1 SN2, क्योंकि वहां पे ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो अगर आपको ऑप्टिकल समझ में नहीं है तो ये वाला समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम SN1 SN2 पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।